ये क्लियर दिख रहा है क्या बेटा बोर्ड? बोर्ड क्लियर दिख रहा है क्या या चमक रहा है ज्यादा, व्हाइटनेस ज्यादा है क्या? देखो तो भाई, पता नहीं लग रहा है क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है काफी ज्यादा। बोलो तो। नो सर सर। खुशी को ऐड करो तो। खुशी पारिक को ऐड तो कर दिया। ठीक है ना, चलिए। बोर्ड कुछ व्हाइटनेस ज्यादा या लाइट का फोकस ज्यादा, कुछ ऐसा मुझे हल्का सा दिख रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सही है, तो फिर मैं भी क्यों उस बात में इंटरफियर करूं। जब जब ऑडियंस को सही दिख रहा है तो स्पीकर को क्या दिक्कत है? क्यों? स्पीकर को क्या प्रॉब्लम है जब उसे सुनने में बढ़िया लग रहा है और देखने में बढ़िया लग रहा है ऑडियंस को? ठीक है ना, चलिए। तो प्यारे बच्चों, कनेक्टिविटी की काफी दिक्कत क्या हो रहा है, काफी सारे लोग होल्डिंग में रह जा रहे हैं। होल्ड का मतलब आप समझते हैं कि जैसे किसी को कनेक्ट कर रहे हैं तो वो जो है कनेक्टिंग में ही रह जा रहा है, काफी देर तक वो कनेक्टिंग में रह जा रहा है। उसके बाद होता क्या है कि 2 या 3 बार जो राउटर होता है उसको बंद करना पड़ता है। बंद करने के बाद जो है फोन करना पड़ता है फिर जो है सामने वाले को, जो इस कनेक्शन को लगाने आए थे, कि ये कनेक्टिविटी क्या होती है। तो कभी कभी यार प्रॉब्लम्स भी नेट का काफी रहता है। ये जियो का फ्री वाला डेटा नहीं है, जो चालू हो गया तो चालू हो गया जब तक वैलिडिटी इसकी खत्म ना हुई। ये वैसा वाला नहीं है बेटा, ठीक है ना। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं। मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों, नॉन रिड्यूसिंग शुगर बहुत पहले बताया था, और रिड्यूसिंग शुगर ऐसे लिख देता हूं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और एक और बताया था रिड्यूसिंग शुगर। देखो, नॉन रिड्यूसिंग में होता है बच्चे सुक्रोज और स्टार्च। एस एस नाम से जो जो शुगर है, सुक्रोज और स्टार्च, ये नॉन रिड्यूसिंग में है। बाकी जो माल्टोस था, याद रखो इसको ऐसे, माल्टोस है, ग्लूकोज है, गैलेक्टोस है या लैक्टोस है ना। ये आपके दो क्या है, या हम लोग बोलते हैं सेलुलोज है। ये सब के सब आपके रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग कैसे याद रखना है, ये पूछा जाएगा। एस नाम से जो है वो नॉन रिड्यूसिंग है, सुक्रोज और स्टार्च। बाकी सबके सब जो है रिड्यूसिंग है ना। ऐसे इसको याद रख लीजिएगा, इनफ है ये। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी बात, मैं आप लोगों से क्या कह रहा था। चलिए आइए, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना है क्योंकि थोड़ा सा चैप्टर बोरिंग भी है। बोरिंग भी है और मुझे भी काफी बोर लगता है ये चैप्टर। समय के साथ साथ क्या हुआ कि बायोलॉजी पढ़ने की आदत खत्म हो गई, और वो आदत। हाँ बेटा। सर हाँ बेटा। देव को ऐड करो सर। ओके ओके। तो क्या कह रहा था मैं,
समय के साथ साथ बच्चों बायोलॉजी पढ़ने की आदत खत्म हुई। जिस तरीके से चेंजिंग आता है, इवोल्यूशन आता है, बायोलॉजी में आप लोग पहले पढ़ते होंगे जब क्लास 9-10 में थे कि आप किसी चीज को अगर यूज नहीं करते तो धीरे धीरे जो है उस चीज से क्या हो जाता है, वो एक तरीके से डिकम्पोज हो जाता है। वो मैंने सुना था, वो लंबे गर्दन वाली जिराफ के एग्जाम्पल आप लोगों ने सुने होंगे, पढ़े भी होंगे आप लोगों ने। वो पहले क्या करते, बड़े बड़े पेड़ों से जो है घास की पत्तियों को ऐसे गर्दन से खा लेते, ऐसे मुंह से ही निकाल देते। बाद में क्या हुआ कि उन्होंने जो है, अब उनको जमीन में ही घास मिलनी शुरू होगी, और जब जमीन में ही घास मिलनी शुरू हुई तो फिर उनके बाद जो है उन्होंने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया और उसके बाद उनकी गर्दन ही छोटी हो गई। ठीक है ना। तो सेम एग्जांपल, कहने का ये मीनिंग है, अगर आप किसी चीज से दूर भागोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो चीज अब आपको पास नहीं आने देगी। समझ रहे हैं क्या? तो वही कहानी बायोलॉजी के केस में भी रही है। इसलिए आपको बोला जाता है कंटिन्यूसली आप रिवाइज करिएगा, रिवीजन करिएगा। कोई चैप्टर अगर मैंने आपको जुलाई में पढ़ा दिया है तो आप उसको अगले जुलाई में अगर देखने की कोशिश करोगे तो जब इतने दिन से वो चैप्टर से आप दूर गए थे तो उसके बाद वो चैप्टर आपको फिर पास नहीं आने देगा, वो फिर आप अपनी तरफ से जोर लगाएगा आपको दूर भगाने की, है ना। तो यहाँ पे भी एक तरीके से ये जो थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन यहाँ पे भी काम करता है, दूसरे सेंटेंस में हम लोग करते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? तो चलिए, यहाँ की ये कहानी तो यहीं तक समाप्त होती है। हम लोग वही बात करते हैं, प्रोटीन के बारे में कर रहे थे। प्रोटीन की एक्चुअली क्या है कि हमको थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ना है। लर्निंग तो आपको जो आपका मॉड्यूल, मुझे कल कह रहे थे कि सर कह रहे थे आपको जो स्टडी मटेरियल दिया गया, स्टडी मटेरियल में सारा है, बस थ्योरी वही पढ़िए, है ना। अब वो बायोलॉजी तो पूरी बढ़िया से, जो बायो वाले स्टूडेंट है उनके लिए तो ये चैप्टर बहुत आसान होगा, जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के उनके लिए बड़ा टफ होगा। तो उनके लिए यही है बच्चों की, बस मैं भी थोड़ा सा लाइन टू लाइन थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ आप लोगों को, और आप लोगों को जो मॉड्यूल्स दिया गया है उस मॉड्यूल को पढ़िएगा, है ना, उस मॉड्यूल को पढ़िएगा, ये आपसे कहा जाता है। आइए तो अब हम लोग पढ़ते हैं पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज किसको बोला जाता है, ये सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात। प्यारे बच्चों, दो अमीनो एसिड के बीच में एक लिंकेज होता है, उस लिंकेज को पेप्टाइड लिंकेज बोला जाता है। दो अमीनो एसिड के बीच में, कहने का मतलब ये है, जरा देखिए, सपोज मैंने एक अमीनो एसिड ऐसे रख दिया, एक अमीनो एसिड ऐसे रखा, कोई एक अमीनो एसिड ए रख दिया और उसको दूसरे अमीनो एसिड बी से ज्वाइन कर दिया, और फाइनली ये दोनों ए और बी बन गई। तो ये जो ए और बी के बीच में एक ब्लैक कलर की डार्क लाइन दिख रही है, यही आपका एक पेप्टाइड लिंकेज। यही आपका एक पेप्टाइड लिंकेज है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा बॉन्ड बिटवीन द टू अमीनो एसिड, बॉन्ड बिटवीन द टू अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड के बीच का जो बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। आइए जरा सीखते हैं। मान के चलिए बच्चों, मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिया, एलालीन का एग्जांपल लेते हैं। देखिए जरा, एलालीन बनाता हूं मैं यहाँ पे, सीधे वाली लाइन से बनाता हूँ, सॉरी ग्लाइसिन बनाता हूँ, ग्लाइसिन, ग्लाइसिनेट पढ़ा होगा ना आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, बस ये आपको पता है ग्लाइसिन है। इस ग्लाइसिन से अगर आप लोग किसी दूसरे ग्लाइसिन मॉलिक्यूल को ही लगा देते हो, दूसरे ग्लाइसिन मॉलिक्यूल को ही लगा देते हो, तो क्या होगा बच्चों, जरा ध्यान, इसका नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होगा और इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा।
तो ये क्या करेगा, जरा ध्यान से देखो, ये यहां से इस पे अटैक करेगा और यहां से ऐसे, यहां से पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। केमिस्ट्री में जो कहानी होती है ऊपर और नीचे जाने की, उसको पूरा रिपीट करेगा। तो आप देख रहे हैं CH2CO NH CH2COOH, तो यहाँ पे एक अमाइड बॉन्ड बना हुआ है, एक अमाइड बॉन्ड आपको दिख रहा होगा। यही अमाइड लिंकेज को ही, यही अमाइड लिंकेज को ही पेप्टाइड बोला गया है। मतलब हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज इज जनरली फॉर्म्ड बाय द NH2 एंड द COOH ग्रुप के लिंकेज से बना हुआ है। दिस इज कॉल्ड दिस पेप्टाइड लिंकेज इज द लाइक दिस। इस तरीके का एक लिंकेज होता है, उस लिंकेज को पेप्टाइड लिंकेज बोला जाता है। ठीक है ना, उस लिंकेज को ही हम लोग जो है एक पेप्टाइड लिंकेज के नाम से जानते हैं। किस लिंकेज की बात कर रहे हैं, जो दो अमीनो एसिड के बीच में होता है, जो दो अमीनो एसिड के बीच में होता है, उस टाइप के ही लिंकेज को आप लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज बोला जाता है। जरा ध्यान से देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट किसी को है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है बड़े आराम से। ठीक, आइए एक बात और आपको समझाते हैं। ठीक है, अब देखो, सपोज मैंने एक अमीनो एसिड इस तरीके से लिया, ग्लाइसिन। ये आपका ग्लाइसिन है और इसके साथ एक और अमीनो एसिड ऐसा वाला कुछ ले लो, इसका नाम है, यहाँ पे CH3 लगा लो। तो ये देखो, ये आपका ग्लाइसिन हो गया और इसका नाम है एलानीन। अल्फा पोजीशन पे CH3 लगा दो, दैट इज द एलानीन। अब यहां से क्या होगा, ये ऐसे लिंक अटैक करेगा और ये ऐसे NH2 CONH CH COOH CH3, ठीक है ना। यहां पे आप देख रहे हैं एक ऐसा लिंकेज ये बन गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों, एक ऐसा लिंकेज यहाँ पे ये बन गया है। जरा ध्यान से देखिए इसको, ठीक है ना। तो ये जो लिंकेज है यही तो अमाइड लिंकेज है, यही तो अमाइड, यही तो आपको दिख रहा है कि इसी को तो जो है यही पेप्टाइड लिंकेज है। इस अमीनो एसिड का नाम क्या होगा भाई, देखो, ग्लाइएला, ग्लाइएलानीन हो जाएगा ना, ग्लाइएला अमीनो एसिड इसको बोलेंगे। तो मतलब दो अमीनो एसिड मिलने के बाद, दो अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन से जो पेप्टाइड बनता है, उस पेप्टाइड को बोला जाता है डाईपेप्टाइड। डाईपेप्टाइड का मीनिंग होता है बच्चों, दो अमीनो एसिड के, डाईपेप्टाइड से ऐसा सुनने में आ रहा होगा दो पेप्टाइड बॉन्ड, नहीं। डाईपेप्टाइड का मीनिंग होता है एक पेप्टाइड बॉन्ड। दो अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन से जब एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, दैट इज कॉल्ड डाईपेप्टाइड। समझ रहे हैं क्या, ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ, ऐसे लिख देते हैं थोड़ा शॉर्ट में, टू अमीनो एसिड is called dipeptide। तो कहने का ये मीनिंग है कि भाई डाइपेप्टाइड में एक ही बॉन्ड बनेगा, डाइपेप्टाइड में एक ही बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। डाइपेप्टाइड में बच्चों एक ही बॉन्ड बनेगा, और पॉलीपेप्टाइड का मतलब होता है एक से ज्यादा बॉन्ड बनेंगे।
पॉलीपेप्टाइड का मीनिंग होता है कि एक से ज्यादा बॉन्ड बनेंगे। इसके केस में क्या होगा, एक से ज्यादा बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। अगर किसी को कोई डाउट आता है वो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, इतना ही काफी है। पॉली आप देख लीजिएगा, मतलब मोर देन वन, काफी ज्यादा अमीनो एसिड का लिंकेज होगा और एक से अधिक बॉन्ड बनेगा, है ना, तो उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, ये सब होता है। अब हम सीधे पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन हम लोग पढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ज्यादा हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, ये फिर बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। ठीक है ना, काफी ज्यादा देर हो जाएगी, इसलिए आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, अब हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। नोट भी करते जाइए इसको थोड़ा बहुत। एक्चुअली वैसे भी ये ज्यादा नहीं आता है, नहीं आएगा ये ज्यादा, ना जेई में आता है ना नीट में आता है। ठीक है ना, बस थोड़ा ग्लूकोज के बारे में ही आता था और वो मैंने आपको बताया, ये सब बिल्कुल नहीं आता है। वर्षों से कोई क्वेश्चन नहीं आया इससे, वर्षों से, समझ रहे हैं क्या, बस एज ए फॉर्मेलिटी हम पढ़ा रहे हैं तो ये जरूरी है थोड़ा, बाकी बायो में ये आएगा। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ केमिस्ट्री में ये जनरली नहीं आता है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो देखिए जरा बच्चों, बोला ये जाता है प्रोटीन्स जो है जनरली आर बायोपॉलीमर होते हैं, है ना। प्रोटीन हम लोगों को पता है कि भाई कुछ तो जो है नेचुरल्स होते हैं और कुछ जो है आर्टिफिशियल होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जनरली प्रोटीन आर द बायोपॉलीमर ऑफ द अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। भाई जब एक से ज्यादा अमीनो एसिड आपस में कंबाइन होंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो जो है जनरली प्रोटीन का ही फॉर्मेशन करते हैं, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है ना, ये आप लोग जानते हैं कि जब इतने सारे जो है ये आपस में कंबाइन होता है इस तरीके से। तो पहला हम लोग जानते हैं स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है बच्चों, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। देखिए काफी शॉर्टकट में बता रहा हूं मैं, यहीं पे समझिए। प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, अमीनो एसिड एक सीक्वेंशियल लिंक में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है ना, अमीनो एसिड आर, मैं ऐसे लिखूंगा, अमीनो एसिड जो है एक सीक्वेंस में लगे हुए रहते हैं। ठीक है ना, और जनरली ज्वाइंट थ्रू पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, ज्वाइंट, भाई पॉलीपेप्टाइड तो हो गई। एक सिंपल स्ट्रक्चर जो होता है, मतलब एक अमीनो एसिड मान के चलो ये है, दूसरा अमीनो एसिड मान के चलो ये है, तीसरा अमीनो एसिड मान के चलो ऐसा कुछ होगा, देखिए ये है, चौथा अमीनो एसिड ये है। तो ये जो एक चेन दिख रहा है आपको, बहुत सारे अमीनो एसिड जो दिख रहे हैं एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में, इसको बोला जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स। इसी को बोलते हैं बच्चों, प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर को बोला जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना। ठीक है, आइए सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को हम लोग पढ़ते हैं बढ़िया से, है ना। इसको देख लीजिएगा, एक सिंपल और सीक्वेंशियल ऑर्डर जो होता है प्रोटीन का, उसी को हम लोग बोलते हैं, एक सिंपल और सीक्वेंशियल ऑर्डर जो होता है बच्चों प्रोटीन का, उसी को हम लोग बोलते हैं। एक मिनट है, क्या कह रहा था, एक सिंपल और सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ प्रोटीन, मतलब एक प्रोटीन यहाँ होगा, दूसरा उसके आगे होगा, तीसरा उसके आगे होगा, चौथा और उसके आगे होगा। इस तरीके से एक पेप्टाइड बॉन्ड ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे लगते लगते इतने सारे पेप्टाइड को पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बोला जाता है। क्लियर हुई यहाँ तक बात। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन के बच्चों सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसको बोला जाता है, आइए देख। प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, दिस इज द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। एन अमीनो एसिड आर लिंक्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पे H बॉन्डिंग के थ्रू अमीनो एसिड ज्वाइंट होते हैं, ठीक है ना। देखिए जरा ध्यान से, ये आपका जो है एक तो ये अल्फा हेलिक्स टाइप का होता है, बीटा एक होता है बीटा हेलिक्स, और तीसरा होता है गामा हेलिक्स, ठीक है ना। अल्फा बीटा काफी है, ठीक है ना, केमिस्ट्री में ज्यादा कुछ उतना है नहीं। अल्फा का मतलब क्या होता है बच्चों, जरा ध्यान से देखिए। अल्फा का मतलब होता है कि ये एक ऐसा हेलिक्स है, अल्फा हेलिक्स इसको बोलते हैं। देखिए इधर बनाता हूं मैं। अल्फा हेलिक्स ये है, ये देखिए अमीनो एसिड ऐसे लगे हुए रहते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर। तो थोड़ा सा छोटा, एक हेलिकल सा बन रहा है ना। तो अब देखो ये हेलिकल्स है। अब देखिए ऐसा आप चाहे तो इसको आप डबल बना सकते हैं, सजाने के लिए इसको आप डबल बना। ठीक है ना, एक ऐसा अल्फा हेलिक्स हो गया, और इसके बीचों बीच एस में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये देखिए। मतलब अमीनो एसिड ऐसे लगे हुए रहते हैं, बीचों बीच हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे होता है, देखिए, ठीक है ना। ये आपके एच बॉन्ड हो गया, और ये आप ध्यान रखिए एक 3D स्ट्रक्चर है। या ऐसे भी आप बना सकते हैं, मान के चलो ये अल्फा हेलिक्स ऐसा है, देखो एक अमीनो एसिड इधर है, ऐसे अमीनो एसिड लगे हुए हैं, ठीक है ना, ऐसे अमीनो एसिड लगे हुए हैं, ऐसे लगे हुए हैं। तो मतलब ये अमीनो एसिड ये ऐसे, इनके बीच में बॉन्ड ऐसे लगे हुए रहते हैं। ये अमीनो एसिड जो है आपस में इस तरीके से एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में लगे हुए रहते हैं। इस टाइप के हेलिकल स्ट्रक्चर को बोलते हैं अल्फा हेलिक्स, ठीक है ना। और ऑलरेडी पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा दो अमीनो एसिड के बीच में, लेकिन एक एक साइड एक एंड के पॉलीपेप अमीनो एसिड जो है दूसरे साइड के अमीनो एसिड से हाइड्रोजन बॉन्ड से बीच में एक एक लाइन दिख रही होगी आपको, ये आपका जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप देख रहे हैं, दिस इज द एच बॉन्डिंग, है ना। तो ऐसे आपके प्रोटीन के स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये लगे हुए रहते हैं, ठीक है। बीटा हेलिक्स का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा भाई, बीटा हेलिक्स भी देख लेते हैं, एक मिनट। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको साथ साथ में।
बीटा हेलिक्स भी देख लीजिएगा भाई। चलो आइए देखते हैं बीटा स्ट्रक्चर क्या होता है। बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं। बीटा हेलिक्स का स्ट्रक्चर देखिए। बीटा हेलिक्स ऐसा होता है, मान के चलो ये ऐसे आपका अल्फा हेलिक्स है, तो वो ऐसे राउंड में मिला हुआ रहता है, देखिए। ठीक है ना, इसको बोलते हैं बीटा हेलिक्स। बीटा हेलिक्स आप देख रहे हैं इस तरीके से ऐसे राउंड में रहता है। ठीक है ना, इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास है गामा हेलिक्स, भी इसी तरीके से होता है। अब आइए सेकेंडरी के बाद पढ़ते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर को कैसे जानते हैं, आइए सीखते हैं। ठीक है ना, ये भी एक जो है आपका एक 3D स्ट्रक्चर होता है, और जिसमें पूरा का पूरा जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो इस तरीके से फोल्ड रहता है, बिल्कुल फोल्ड, बिल्कुल एक दूसरे से चिपक के, बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल इस तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर भी आपके हो सकता है। ये टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन के ऐसा भी हो सकता है। कुछ भी घुमा लो कुछ भी, टर्सरी ऐसे भी हो सकता है, देखिए। बस घुमा दीजिएगा उल्टा सीधा, वो टर्सरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। ठीक है ना, चलिए। अब हम लोग पढ़ते हैं, अच्छा इसमें एक बात और बची है यार। बात तो है ये पूरा। थ्योरी काफी ज्यादा है इसकी। इसमें जो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन भी बचा हुआ है। ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये पढ़ लेना आप, मैं बस थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, पहला जो क्लासिफिकेशन है आपका, पहला होता है
फाइब्रस प्रोटीन, दूसरा होता है ग्लोबुलर ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा फाइब्रस और ग्लोबुलर के बारे में लिख देता हूं। तो पहला हम थोड़ा सा जानते हैं फाइब्रस के बारे में, एक दो पॉइंट लिख देते हैं। पहला होता है दिस इज द लीनियर प्रोटीन, ये एक लीनियर प्रोटीन है, मतलब लाइन वाइज स्ट्रक्चर होता है इसमें, ठीक है ना। दूसरा मैं लिख देता हूं पॉलीपेप्टाइड चेन, हेल्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पॉलीपेप्टाइड चेन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हेल्ड रहती है। तीसरा मैं लिख देता हूं इनसॉल्युबल इन वाटर, ये जो है पानी में जो है इनसॉल्युबल है। इनफ है, दो तीन लाइन काफी है इसमें। ठीक है ना। दूसरा हमारे पास है ग्लोबुलर प्रोटीन, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन इसमें क्या होती है फोल्डिंग चेन एंड फॉर्म्स स्फेरिकल स्ट्रक्चर, एक गोलाकार स्ट्रक्चर बनाती है। दूसरा में हम लोग बोलते हैं वाटर soluble, because hydrophobic and hydrophilic part are present. हाइड्रोफोबिक और फिलिक पार्ट इसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको ऐसा बोला जाता है, ठीक है ना। हो गया है काफी, बाकी आप अपने नोट से देख लीजिएगा। चलिए, तो थोड़ा बहुत इसमें थ्योरी तो मैंने आप लोगों को बता दी है। तो बच्चों अब जो है एक दो क्वेश्चन हमारे पास में कुछ प्रीवियस ईयर में एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए थे, तो एक दो क्वेश्चन करते हैं और फिर उसके बाद आपका क्लास को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। उस प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए थे, तो एक दो क्वेश्चन हम सोच रहे हैं करवा दें और देन फिर थोड़ा थोड़ा करके कल हम लोग न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कल क्या पढ़ना है। कल हम लोग थोड़ा सा न्यूक्लिक एसिड के बारे में जानेंगे, टेस्ट ऑफ प्रोटीन, टेस्ट ऑफ प्रोटीन हम लोग जानेंगे। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड एंजाइम एंजाइम कुछ नहीं चलेगा इधर, वो सब जो है बायो में चलेगा, इधर नहीं आएगा ये, इधर बिल्कुल डीएनए आरएनए भी नहीं चलेगा, ये यहाँ बिल्कुल नहीं आएगा सिलेबस में। और जिसको पढ़ना है तो वो आप बुकलेट से पढ़ सकता है, ठीक है ना, वो जो है अपने बुकलेट से पढ़ सकता है। चलिए अब मैं आपको एक बात बताता हूँ।
एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, चलिए इसको मैं ऐसे ही बना देता हूँ, ऑप्शन थोड़ा सा टफ। क्वेश्चन क्या था, द स्ट्रक्चर ऑफ और ये क्वेश्चन आया था जेई एडवांस 2000। अभी टाइम नहीं बताऊंगा क्योंकि हो सकता है आप लोग अपने आंसर देख लें अभी, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ, यही एडवांस में आया था क्वेश्चन, बहुत आसान है। स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज इज ये था स्ट्रक्चर, ये है। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ, एंड स्ट्रक्चर ऑफ डी डी प्लस एल माइनस ग्लूकोज क्या होगा। और ऑप्शन में दे रहा हूं क्योंकि आप बनाने को तो कुछ भी बना देंगे वो, लेकिन इसमें कौन सा है वो आपको चेक करना, इसमें कौन सा आंसर वो आपको चेक करना। ऑप्शन नंबर ए है CH2OH, सारे ऑप्शन देख लीजिएगा। एक ये हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज लाइक दिस, तीसरा है चौथा ऑप्शन है चेक करो भाई आप इसमें से। चेक करो बेटा। अच्छा एक मिनट है, ये जो एग्जाम हो जाएंगे। लो चेक करो, कोई भी हो सकता है, आराम से देखो सारे ऑप्शन में।
आराम से चेक करो। सर सेकंड में ऊपर CHO है। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा हाँ मिस्टेक से भूल गया होगा, उसको लगाना भूल गया हूँ। CHO के बिना तो चलेगा ही नहीं यार काम। कुछ हुआ किसी का? अच्छा सॉरी, आपने आंसर भेज दिया, मैंने देखा ही नहीं।
ऑप्शन नंबर बी। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जिसमें किया है बिल्कुल सही है। देखो बी में क्यों है भाई, दोनों को एक साइड रहना है, बाकी कहीं भी जो है दोनों वन साइडेड नहीं है, दो अपोजिट हैं, दो वन साइडेड है। ग्लूकोज में तो दो वन साइडेड रहता है, इसलिए इसने घुमा दी है। और इसको मत कर देना, यहाँ तो दोनों साइडेड चेंज है। अब किसी की बुक में जो है कहीं कुछ दिया होगा फिर रॉन्ग हो जाएगा आंसर। मैंने बोला समय, स्ट्रक्चर और टाइम, जो भी चीजें हैं वो देख के जो है देखना है कि कैटेगरी का पोजीशन है स्ट्रक्चर की, उसके बेस पे आंसर सेलेक्ट करना। करेक्ट आंसर। अब बताओ, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, देन हम लोग जो है एक और क्वेश्चन है। आसानी आता है इसमें, वैसे भी कुछ ज्यादा तो खास। अच्छा एक मिनट है, एक और इसमें जो है एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक क्वेश्चन था, इसमें इंपॉर्टेंट तो था लेकिन ठीक है ना। एक अच्छा ये है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर में ही है ये क्वेश्चन। थोड़ा सा अलग तो है लेकिन की बात है वो। S3N पॉजिटिव, क्वेश्चन शायद आपको दिया था, नहीं दिया था ये मैं नहीं जानता हूँ। ये आपका Z वाला प्रोटॉन है, ये आपका X वाला प्रोटॉन है, ये वाला Y वाला है। इनका एसिडिक ऑर्डर बताओ भाई प्रोटॉन का, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। एसिडिक ऑर्डर चेक करो इसमें।
इसका एसिडिक ऑर्डर चेक करिए। और भी लोग दो, सारे लोग दो आंसर। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। एक ही स्टूडेंट ने दिया है। वेरी वेरी गुड। वेरी वेरी गुड। गुड। भाई सबसे ज्यादा एक्स का होगा, क्योंकि सर एक्स तो ऑलरेडी एसिडिक है ही ना। इस पे जो प्रोटॉन होगा वो क्या होगा सबसे, क्योंकि ये एसिड ग्रुप है तो एसिड का सबसे ज्यादा होगा। अब क्वेश्चन इन दोनों की बात है भाई, इन दोनों में ये वाला प्रोटॉन ज्यादा होगा। क्यों? ये भी NH3 पॉजिटिव है, ये भी NH3, लेकिन इसके पास में इस COOH ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट लगेगा। इसके पास में इस COOH ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट लगेगा, देन हो जाएगा Z, देन हो जाएगा Y। बिल्कुल सही। एक दो स्टूडेंट ने आंसर दिया तो, लेकिन बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। वेरी 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 गुड, है ना। काफी जो है सही और क्लियर आंसर आप लोगों ने दिया है बच्चों, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपका एसिडिक कैरेक्टर हो गया। ठीक है, छोड़ देते हैं, हो गया है। ठीक है, और किसी को कोई बात पूछनी है क्या? किसी को कोई बात कहनी है, पूछनी है? से यस और नो। चलिए नो सर। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से कल।